दोस्तों आप सभी को जैसे कि पता होगा कि आप लोग का मॉडल पेपर 3, 4, 5 सारा चीज आ चुकी है। और मेरे भाई आज मैं आपके सामने सबसे पहला मॉडल पेपर लेकर आया हूं आप लोगों का सेट नंबर 2। इसके बाद मैं आप लोगों को सेट 3, सेट 4, सेट 5 जितना मॉडल पेपर आए सारा मॉडल पेपर मैं बताने की कोशिश करूंगा। पर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर ये तो हमारा ऑफिशियल मॉडल पेपर नहीं है। तो जिनको लग रहा है कि ये ऑफिशियल मॉडल पेपर नहीं है तो प्लीज मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप वीडियो को ना देखिए। हाँ, क्यों देखेंगे भाई, जब ये ऑफिशियल पेपर नहीं है। तो बाकी जिनको लग रहा है कि ऑफिशियल पेपर है और हमारे एग्जाम में इस तरह से आने की संभावनाएं है तो आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को देखिए। लेकिन याद रखिएगा जब भी मैं मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने को कोशिश करूंगा सब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इतनी आसान हो चुकी है, इतना मैंने रिवीजन करवाया, इतना क्वेश्चन प्रोवाइड किया मेरे दोस्तों। अब हमें लगने लगा कि सर इस बार 30 में 30 पार। आइए सर बात करने वाले हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और मेरे दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले मैं 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन बताते चलो। याद रखना है 2 मार्क्स में आप लोगों का टोटल आप लोगों का मेरे दोस्तों याद रखना है आपका 10 मार्क्स का आ गया, 5 क्वेश्चन हो गए 2-2 मार्क्स का। तो मेरे दोस्तों ये 10 मार्क्स को यूं ही अपने हाथों से छोड़कर नहीं आना है। जो मैं क्रैश कोर्स फाउंडेशन कोर्स में बताया हूं चुपचाप से उतना पढ़ लेना है। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो बताएंगे सर मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। मेगास्थनीज जो भारत आए थे किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। याद रखना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है स्तूप क्या है? तो स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। बहुत सिंपल से लिखना है आंसर कि स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, एक स्मारक है जो बिल्कुल टीले का आकार का होता है। इतना लिखना है, 2 मार्क्स लेना है, वापस घर लौटकर आ जाना है। और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं फटाफट सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, जल्दी से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित एक स्मारक है जो टीले के आकार का होता है एवं बौद्ध भिक्षुओं की, ये आपको नहीं लिखना है भाई, बस इतना लिखना है कि स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित एक स्मारक है जो टीले के आकार का होता है। 2 मार्क्स और 2 मार्क्स, मेरा 4 मार्क्स कंफर्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन है मेरे भाई और इसी तरह से ना PYQ में भी पूछा गया था। पिछले जब हमारे एग्जाम हुई थी लगभग 2018-17 में ना, तो वहां पे भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान सब सभी को देखना चाहिए। इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली की 2 विशेषता क्या है? तो बताएंगे पहली विशेषता गुंबद का निर्माण। याद रखना मेरे भाई इंडो इस्लामिक जो स्थापत्य शैली है इससे क्या हम लोग बनाते हैं? पहला हम लोग बनाते हैं सर गुंबद का निर्माण होती है। इस तरह से जो हम लोग गुंबद बनाते हैं मेरे भाई ये गुंबद का निर्माण होता है। दूसरा बात होती है सर मीनार एवं जटिल मेहराब का निर्माण। मेहराब किसे कहते हैं? तो मस्जिदों के अंदर में जब इमाम तकरीर करते हैं, इमाम भाषण देते हैं तो उसे हम लोग मेहराब कहते हैं। और मेरे दोस्त याद रखना है कि मीनार किसे कहते हैं? मंदिर मस्जिद के कोने पे निकाले गए जो बिल्कुल लंबी सी आकार का होता है, इससे हम लोग मीनार कहते हैं। आप मेहराब लीजिए, मीनार लीजिए या आप गुम्बद लीजिए, इन तीनों का निर्माण जो होती थे वो इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली का क्वालिटी है, विशेषता है। उम्मीद करूं ना दादा कि समझ में आ गए तो होनी करे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है खुद कास्त एवं पाही कास्त कौन थे? आपसे यहां पे पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल देखिए मेरे भाई, चेंज हो रही है। क्वेश्चन का लेवल देखिए क्या बोल रहा है कि खुद कास्त और हमारा पाही कास्त कौन थे? तो बताएंगे सर मुगल कालीन वैसे किसान जिनकी अपनी जमीन थी तथा वे कृषि कार्य करते थे वे खुद कास्त कहलाते थे। एकदम सिंपल सा भाषा में सुनिए, हमारा खुद कास्त किसे कहते थे? तो सिंपल सा भाषा में सुना है मुगल कालीन जो किसान के पास अपना जमीन थी और उस जमीन पर वो कृषि क्या करते थे, वैसे किसानों को मेरे दोस्तों क्या कहा गया? तो बताएंगे सर खुद कास्त कहलाते थे। याद रखना है। और मेरे भाई अगर आपसे पूछा गया कास्त कौन था? पाही कास्त, तो सुनिएगा वे किसान जो दूसरे की भूमि पर अनुबंध या अन्य रूपों से कृषि करते थे वे पाही कास्त कहलाते थे। नहीं समझ में आया? ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि खुद कास्त किसे कहते हैं, एकदम देसी लैंग्वेज में बताना है कि जो किसान के पास भूमि थी और उस भूमि पर वो खुद चाष क्या करते थे, उस भूमि पर वो खुद खेती क्या करते थे। याद रखना है ऐसे भूमि को हम लोग बोलते थे खुद कास्त। अब आते हैं सर पाही कास्त किसे कहते हैं? तो पाही कास्त में जब भी कोई किसान खेती करते थे वो खेती दूसरे से उधार लेते थे, लीज पे लेते थे और खेती करने के बाद कुछ हिस्सा उनको लौटा देते थे। इसी स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? पाही कास्त। याद रखना मेरे भाई। हमें उम्मीद करता हूं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने पूरे 1 मिनट का वीडियो अच्छी तरह से देखे तो समझ में आ गया होगा कि पाही कास्त और खुद कास्त क्या है।
चलिए सर, एकदम सिंपल तरीके से हम लोग को पढ़ना है भाई, कोई टेंशन नहीं लेना है। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन और कब प्रस्ताव किया गया? तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 19 दिसंबर 1929 में किया गया। याद रखना, कब मेरे भाई? लाहौर अधिवेशन में 19 दिसंबर 1929 में किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसने शुरू किया? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे अधिवेशन के तहत महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। कब मेरे भाई? याद रखना है, हमारा भारत छोड़ो आंदोलन कब होती है शेर शेरनियों? सर, भारत छोड़ो आंदोलन होती है 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे अधिवेशन के तहत महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। और हाँ, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, जो खतरनाक क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या याद रखना है कि 1857 के विद्रोह में भूमिका निभाने वाले 2 महिला का नाम लिखे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल। अब एक क्वेश्चन आते हैं सर, निर्गुण भक्त से क्या कहते हैं? मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया, निर्गुण और सगुण वाला आपके पेपर में आएगा 100% आएगा। याद रखना है कि निर्गुण किसे कहते हैं और हमारा सगुण किसे कहते हैं। तो आपसे पूछा गया निर्गुण के बारे में, तो प्यारे ध्यान से सुनिए कि भक्ति का वह रूप जिसमें ईश्वर के निराकार रूप एवं सर्वव्याप्त मानकर आराधना की जाती थी, उसे निर्गुण कहते थे। यानी मेरे दोस्तों, ईश्वर को ना निराकार मानते थे, कोई आकार नहीं ईश्वर का, मूर्ति पूजा का घोर विरोधी करते थे। ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते थे? निर्गुण कहते थे। क्या कहते थे मेरे भाई? निर्गुण कहते थे मेरे भाई। याद रखना, ये तो मैं आप लोगों का अभी 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन बताया हूं, जो आप लोगों का 2 मार्क्स का आएगा। अब मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा मेरे भाई सब्जेक्टिव की ओर। क्या लेकर चलूंगा? सब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में पूछे जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके इस हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को मात्र 99 रुपया पैसा दे करके ऑल ओवर झारखंड का सारा स्टूडेंट्स आकर यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप भी आकर यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाएं और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। आपने 30 क्वेश्चन में कितना सही किए, कितना गलत किए, ऑल ओवर झारखंड में आपका रैंक कितना आया, आपका मार्क्स कितना आया, आपका कौन सा ग्रेड आया, सारा चीज यहाँ पे दिखेगी। एग्जाम के तुरंत बाद आप लोगों को रिजल्ट भी दिखेगी। इसलिए एक सब्जेक्ट में 10-10 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया है, जहां पे झारखंड के सभी बच्चे एग्जाम दे रही है। मैं चाह रहा हूं दोस्तों आप भी आए और टेस्ट लगाएं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। आइए सर, अब मैं लेकर चलता हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग रोकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों मॉडल पेपर 2 में बताया गया है। याद रखना मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह का प्रमाण कहां से मिला? खतरनाक। क्या पूछा गया भाई? पहला क्वेश्चन, बंदरगाह कहां से मिला है? तो लोथल से। लोथल कौन सा नदी के किनारे स्थित है भाई? भगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहां है प्यारे? तो बताएंगे सर गुजरात में है। कहां प्यारे? गुजरात में स्थित है। आइए सर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। याद रखना है, इसलिए कहता हूं ना मेरे भाई, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। इतना मेहनत करना है मेरे भाई, इतना जबरदस्त तरीके से मेहनत करेंगे कि हमारे रिजल्ट भी याद करेंगे किस व्यक्ति के पाल्ला में मुझे पढ़ाया गया है भाई। इतना मेहनत कर रहा है गुरुजी। आइए सर, बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? महात्मा गांधी का जीवनी, महावीर स्वामी का जीवनी, गुरु नानक का जीवनी, कबीर का जीवनी, अकबर का जीवनी। 5 मार्क्स। कितना मार्क्स? 5 मार्क्स पूछा जाएगा। इनमें से 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगी। जैसे मैंने ज्योग्राफी में बताया था, याद रखना, फसल में जैसे गेहूं का भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन करें, चाय के भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन करें, चावल के भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन करें, कपास के भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन करें। मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक इसी तरह से इतिहास में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनती है। इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। तो बताएंगे सर सारनाथ में दिया था उन्होंने पहला उपदेश। आइए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। गैर मुसलमानों को कौन सा कर देना पड़ता था? बताएं मेरे भाई, जो हमारे गैर मुसलमान थे उनको कौन सा कर देना पड़ता था? तो बताएंगे सर जजिया कर दिया जाता था। ये जजिया कर को ही हम लोग बोलते हैं जिम्मियों से लिया जाता था। और जिम्मी, याद रखना मेरे भाई, मुगल काल में क्या कहा गया? बोलिए ना भाई। बताएंगे सर, याद रखना है, हम लोग कहते थे क्या? गैर मुसलमान। ठीक है ना। आइए, अभी मैं बात कर रहा हूं भाई सेट 2, सेट 3 से लेकर सेट 5, बाकी जो बचा हुआ सेट है वह भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जल्दी से बताएं। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? आपसे पूछा गया है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556। याद रखना है, बक्सर का युद्ध 1764। याद रखना, एक युद्ध का भी नाम याद रखना है। खानवा का युद्ध,
बताए थे ना भाई, चंदेड़ी का युद्ध बताए थे ना मेरे दोस्तों, पानीपत का युद्ध। कितना सुंदर ट्रिक बताया था, पानी पिया, खाना खाया, घर गया, चांद देखा, मर गया, मैंने बताया था ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? खतरनाक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इतना सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन करके रखते हैं मेरे भाई। नहीं भाई, याद रखना, आयन अकबरी को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया भाई। आइए सर बात करते हैं अगला, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? जो आपका 5वीं रिपोर्ट है वो ब्रिटिश संसद में आखिर कब पेश किया गया था? बताएंगे 1813। खतरनाक क्वेश्चन भाई, क्या भाई? खतरनाक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में दौड़ते हैं, हड़प नीति की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की शुरुआत किए थे। किसने किया था प्यारे? तो बताएंगे हड़प नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने किया था। एक क्वेश्चन और बताते चलिएगा मेरे दोस्तों कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किसका शुरुआत किए थे? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, काला कानून किससे कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? यानी स्वराज पार्टी जो थे इसका स्थापना करने वाला आखिर कौन था? तो स्वराज पार्टी का स्थापना करने वाला था हमारा कौन था भाई? चित्तरंजन दास। याद रखना भाई, क्या बताएंगे सर? ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। कैबिनेट मिशन भारत कब आए थे? अब आपसे 11th नंबर में पूछा गया कि जो हमारा कैबिनेट मिशन एक्चुअली वो भारत कब आए थे? तो कैबिनेट मिशन आए थे भारत मेरे दोस्तों 1946 में। कब आए थे प्यारे? 1946 इसका राइट आंसर हो जाएगी। और देखना चाहते हैं भाई इतिहास के बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में, जल्दी से सारा स्टूडेंट्स एक बार कमेंट सेक्शन में दबा करके कमेंट करें। मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज लेकर आने वाला हूं, बस मैं देखना चाहता हूं कि इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट देखना चाहते हैं। बात करते हैं भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष की चुनाव होती है मेरे दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है 9 दिसंबर 1940 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके 2 दिन के बाद हमारा अस्थायी अध्यक्ष की चुनाव होती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या बताएंगे मेरे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर मुस्कुरा के अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, भारत में रियासतों की संख्या कितनी थी? खतरनाक, याद रखना भाई, भारत में जो हमारे रियासतें हैं इसकी संख्या कितनी थी? तो बताएंगे सर 562 रियासत थी। कितना भाई? 500 टोटल 62 रियासतें थी। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे कब मेरे भाई? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले थे मेरे भाई 13 दिसंबर 1940 को। अगला क्वेश्चन में दौड़ते हैं सर, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां की गई थी? आपसे पूछा गया जो हमारा मुस्लिम लीग है आखिर इसकी स्थापना कहां किया गया था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था ढाका। याद रखना कहां पे प्यारे? ढाका इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा? अच्छा, भारत से कब गए थे? 1893 में, पर वापस कब आया? तो बताएंगे सर 1915 में। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता में अंग्रेजों की किलाबंदी का क्या नाम था? तो बताएंगे सर कोलकाता में अंग्रेजों की जो किलाबंदी थी इसका नाम था क्या गुरुजी? फोर्ट विलियम। क्या नाम था गुरुजी? तो बताएंगे सर फोर्ट, बोलिए ना मुस्कुरा के कहे क्या भाई? ऑप्शन नंबर बी फोर्ट विलियम। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, कब से भारत में 10 की जनगणना का नियम लागू हुआ था? आप सभी को पता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी मेरे भाई? 1872 में। लेकिन ये जनगणना 5 साल के बाद लिए जाते थे। तो हमारे उस समय जो मेरे दोस्तों गवर्नर जनरल थे उन्होंने कहा कि इतना जल्दी जल्दी नहीं किया जाना चाहिए, लगभग मेरे दोस्तों 10 साल बाद होनी चाहिए। भारत में पहली बार जनगणना होती है कब? 1881। जनगणना दिवस, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? 11 जुलाई को हम लोग मनाते हैं क्या? जनसंख्या दिवस। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? बताएंगे सर लॉर्ड बैटिंग या लॉर्ड कैनिंग। तो बताएंगे सर हमारा राइट आंसर हो जाएगी क्या? लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगी। याद रखना 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? 10 मई 1857 से। कहां पे? मेरठ में। याद रखना, भूलना नहीं है भाई। अगला प्रश्न में दौड़ते सर, फ्रांसीसी बुक्कान कौन था? आपसे पूछा गया है जो हमारा फ्रांसीसी बुक्कान है वो आखिर आपसे पूछा गया कि कौन है? तो फ्रांसीसी बुक्कान हमारा था क्या भाई? चिकित्सा था, जो कोलकाता में जाकर क्या कहते? सारे लोगों की चिकित्साएं क्या करते थे। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? आपसे पूछा गया कि तंबाकू पर कौन सा मुगल शासक है जिन्होंने प्रतिबंध लगाया था? ये बाद में करना है, सबसे पहले करना है कि तंबाकू को सबसे पहले किसने पिया था? तो बताएंगे सर अकबर ने। लेकिन प्रतिबंध किसने लगाया था? तो बताएंगे जहांगीर। याद रखना, एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना भाई, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन है कि अकबरनामा की रचना किसने किया था? क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है कि अकबरनामा की रचना करने वाला कौन था?
अकबरनामा की रचना करने वाला था अबू फजल। कौन थे भाई? अबू फजल इसका सही उत्तर हो जाएगी। सुलू वंश के संस्थापक कौन थे भाई? खतरनाक क्वेश्चन, आप सभी को पता है। विजयनगर, विजयनगर में 4 वंशों ने शासन किया था भाई। क्या? सुलू वंश, तुलु वंश, आरबीडू वंश, बताए थे ना। तो आपसे पूछा गया कि सुलू वंश के जो संस्थापक थे वो संस्थापक का नाम क्या था? तो सुलू नरसिंह। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। अमुक्तल मलायद की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो बताएंगे सर खतरनाक शासक हमारा कृष्णदेव राय के द्वारा। बाबू रे 40 में 40 पार। इस बार एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है, बस जितना बता रहा हूं ईमानदारी पूर्वक एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। फिर एग्जाम देकर लौटेंगे तो कहेंगे सर आपकी मेहनत थी, आपने जो बताया हमने किया और एग्जाम में वही आ गया। अभी मैं कह रहा हूं एग्जाम देकर लौटेंगे तो आप खुद कहेंगे। समझ में आ रही है ना? इसलिए कहता हूं कि जितना मैं बता रहा हूं ना यहाँ पे याद रखिए। क्रैश कोर्स, फाउंडेशन कोर्स या तो मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जो आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं ना, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में हर दिन टेस्ट लगाइएगा। जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए वो जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके, और जो ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर ले, और जो ज्वाइन किए हैं वो मेरे दोस्तों आकर हर दिन टेस्ट लगाए हमारे साथ, हर दिन रिजल्ट भी दिखेगा वहां पे, ठीक है। पीर का अर्थ क्या है? क्या ईश्वर है, गुरु है, उलेमा है या मौलवी है? मेरे भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है। पीर को हम लोग बोलते हैं क्या? गुरु कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पीर को हम लोग गुरु कहते हैं। आश्रम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? जो हमारा आश्रम में भक्ति आंदोलन का जो प्रचार प्रसार था वो किया था कौन? शंकर देव ने। किसने किया था? शंकर देव। उल्लूक डाक व्यवस्था मैंने बताया था सबसे पहले जो 2 प्रकार के डाक व्यवस्था थी, एक का नाम था सर उल्लूक और एक था नाम था अशोरोही, ठीक है। तो आपसे पूछा उल्लूक डाक व्यवस्था किसका प्रयोग किया जाता था? तो बताएंगे सर घोड़ा का। किसका? घोड़ा का प्रयोग किए जाते थे। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहां किया गया था? पहला बौद्ध संगीत, दूसरा बौद्ध संगीत, तीसरा बौद्ध संगीत, चौथा बौद्ध संगीत कहां आयोजन किए गए थे और किसके शासन काल में आयोजन किए गए थे? ये क्वेश्चन को एकदम अपने कॉपी पर हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है। तो पाटलिपुत्र हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर बढ़ते अगला क्वेश्चन की संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग। देखिए मेरे भाई ये कुल का मतलब होता है टोटल, ठीक है ना प्यारे। ये कुल का मतलब होता है क्या? टोटल। लेकिन ये कुल का मतलब क्या होता है ये आपसे पूछा गया है भाई, ठीक है। ये कुल का मतलब आपसे पूछा गया कि आखिर क्या होता है। तो कुल एक प्रकार का क्या है पता है मेरे भाई? परिवार है। क्या बोलते हैं? हमारे सारे कुल एक जैसा है भाई, है ना। हमारा सारा परिवार का सदस्य एक जैसा है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो अगला क्वेश्चन के देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक को, ठीक है ना प्यारे। अब आते हैं सर हम लोग सब्जेक्टिव। मैंने कहा भाई कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में सारा चीज बताऊंगा। तो अब मैं लेकर आप लोगों को चलता फटाफट आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे दोस्तों चाहते हैं कि सर सब्जेक्टिव भी चाहिए तो मेरे दोस्तों आप लोग जल्दी से बताएं। और मॉडल पेपर 2 से लेकर जितना भी मॉडल पेपर 5 आई है सारा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो फटाफट आप लोग सारे स्टूडेंट्स दबा करके कमेंट करें। मैं आप लोगों को बताने के लिए तैयार हूं, बस आप लोग तैयार हो जाइए सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए। फिलहाल बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक वो लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ें व्यस्त रहे।